न्यू एडमिशन, आप लास्ट क्लास में थे? आप भी थे ऑनलाइन क्लास में? ओके, सो व्हाट वर वी डिस्कसिंग? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? दिल्ली सल्तनत। उससे बड़ी एक खबर आपने देखी होगी, अभी आपको पता है ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, नालंदा यूनिवर्सिटी का जो नया कैंपस बना है, जो मतलब उसे नई तरीके से हमने रिकंस्ट्रक्ट किया है, नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, नालंदा बताओ क्या है नालंदा। ये आवाज कैसा है नालंदा की? अगर मैं मैच करने के लिए बोलूं कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस एम्पायर ने बनवाई है, क्योंकि यूनिवर्सिटी, एंशिएंट यूनिवर्सिटीज आजकल चर्चा में है, और अब ये क्वेश्चन आपका बनेगा आगे जो भी पीसीएस एग्जाम्स आएगा अगले साल का, जो यूपीएससी एग्जाम होगा, क्योंकि 4 यूनिवर्सिटी आपके सामने लिख दी है एंशिएंट इंडिया की, और 4 आपके सामने एम्पायर लिखे हैं, जो कि अलग अलग डायनेस्टीज हुई हैं और अलग अलग पीरियड में यूनिवर्सिटीज बनी हैं। तो आप बता सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब बनी, कि मतलब किसके पीरियड में बनी? कोई बता सकता है आप में से? आप लोगों ने जिन्होंने एंशिएंट इंडिया पढ़ा है वो बता सकते हैं? आप बता सकती है, वेरी गुड। लिखो अपनी कॉपी में, बनाना जरा, क्या ऑर्डर आप बनाते हैं। हाँ, कॉल आ रहा है, चलो जरूरी है तो उठा लो, उठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसको देखिए। नालंदा बताना भी कहां पर भी है, विक्रमशिला, तक्षशिला और वल्लभी, 4 यूनिवर्सिटीज है एंशिएंट इंडिया की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, इसको नोट भी कर लीजिए अभी। और कौन कौन सी डायनेस्टीज से इनका संबंध है, कौन कौन सी डायनेस्टीज से संबंध है, ये अननोन, पता नहीं, जिसका सोर्स नहीं है ना हमारे पास। तो देखिएगा, नालंदा यूनिवर्सिटी जो आजकल चर्चा में, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कल बिहार में थे, नीतीश कुमार भी उनके साथ थे, जेडीयू के अध्यक्ष और बिहार के चीफ मिनिस्टर, तो आप जानते हैं ये दोबारा रिवाइव किया जा रहा है इस यूनिवर्सिटी को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी थी, इसको लेकर मैंने कल टेलीग्राम चैनल में भी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर किया था। और नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, 10,000 बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे, भारत से ही नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशिया के बहुत से देशों से यहाँ पर बच्चे आते थे, बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी थी, बहुत ही बड़ी इसकी लाइब्रेरी थी। इस यूनिवर्सिटी को आग लगा दी गई थी, इसको नष्ट कर दिया गया था, और ये यूनिवर्सिटी बनाई जो थी वो बनाई थी गुप्ताज ने। किसने बनाई थी? गुप्ताज पीरियड, गुप्ता पीरियड जिसको हम बोलते हैं द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। आपने पढ़ा था ना, श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, याद है, कुमार गुप्त प्रथम, समुद्र गुप्त, है ना, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, ये सारे नाम पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? तो आप समझते हैं उनमें से जो कुमार गुप्त प्रथम थे, उनके द्वारा गुप्ता, किसके समय? कुमार गुप्त के समय, याद रखना है, गुप्ताज में कौन? कुमार गुप्ता। तो यूनिवर्सिटी ये बनी, और ये बिहार में आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी पढ़ती है, और इसका दोबारा रिवाइवल हो रहा है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का अखबार आप पढ़ेंगे तो आज के अखबार में पहली जो फ्रंट लाइन की जो न्यूज होगी वो इसी को लेकर होगी, आज के अखबार में, ठीक है? तो आप समझ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत को ज्ञान और शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाना लक्ष्य, प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं। पीएम ने नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन का किया उद्घाटन, कहा नालंदा विश्वविद्यालय देश की शैक्षणिक विरासत और जीवंत सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये यूनिवर्सिटी है, इंपॉर्टेंट हो गई, क्वेश्चन तैयार हो जाएगा इस साल के लिए, आप लोग भी तैयार हो जाइए। कुमार गुप्ता, अगर रूलर पूछ ले तो कुमार गुप्ता, ये याद लिख देता हूं मैं,
प्लेस पूछ ले तो बिहार। देन विक्रमशिला, नालंदा के अलावा एक और यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी है? विक्रमशिला। बता सकते हैं विक्रमशिला किसने बनाई? किसके उसमें बनी? पालास। किसके समय पे बनी? पालास। पाल वंश कहां पर आया था? ये वंश ईस्ट इंडिया में, जहां पर पहले कौन था? गौड़ाज। शशांक रूलर था ना, गौड़ा का शशांक बताया था, ठीक है, जिसने राष्ट्री के पति को मारा था, याद है? मालवा, और उसके साथ मिलके फिर राज्य श्री, राज्यवर्धन, उनका बदला लिया था हर्षवर्धन। पूरी कहानी याद है कि भूल गए? तो विक्रमशिला बनाई है पालाज किंग, और पाला किंग में किंग थे धर्मपाला। क्या नाम था उनका? धर्मपाला। धर्मपाला ने बनाई है। हालांकि पूरी डायनेस्टी को शुरू किया किसने? गोपाला ने। और यहाँ का एक किंग था धर्मपाला, उन्होंने ये यूनिवर्सिटी बनाई। प्रेजेंट डे बिहार का ही क्षेत्र पड़ता है ये विक्रमशिला। तो नालंदा विक्रमशिला वर द एंशिएंट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी रही है, एजुकेशन की बहुत इंपॉर्टेंट सीट रही है। तक्षशिला सबसे पुरानी, इन सब में दुनिया की सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटीज में से आप इसको जानेंगे, तक्षशिला। तक्षशिला, यहीं से कौन पढ़े हैं? चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। तक्षशिला यूनिवर्सिटी से बहुत से विद्वान लोग यहां पर हुए। और इस तक्षशिला यूनिवर्सिटी, आज के समय ये दोनों तो बिहार हो गए, पाकिस्तान है, और इसको बनाया राजा तक्ष ने। तक्ष, अब वो कौन थे, कौन सी डायनेस्टी के थे, दैट इज नॉट क्लियर, बट तक्ष नाम पर ही इसका नाम तक्षशिला पड़ा है, एंड इट इज प्रेजेंट डे पाकिस्तान। नोट इट। देन वल्लभी, वल्लभी मैत्रिकास डायनेस्टी याद है? वल्लभी कहां है? गुजरात। मैत्रिकास वंश चल रहा था, पढ़ा था हमने हर्षा के पीरियड के आसपास। मैत्रिकास, भट्टारक नाम का एक किंग था वहां का, उन्होंने बनाया था ये भट्टारका। भट्टारका किंग ने वल्लभी यूनिवर्सिटी बनाई। और मैत्रिकास, तो वल्लभी कहां है बच्चे? गुजरात में। भूलना नहीं, गुजरात से आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल तो याद रहता है, वल्लभ से वल्लभी, और वल्लभी यूनिवर्सिटी मैत्रिकास, गुजरात। गॉट इट? हो जाएगा सबको, अब तो भूलेंगे नहीं। चारों, यही चारों पूछी जाएंगे, ये चारों इंपॉर्टेंट है। और इनकी मैंने डायनेस्टी बता दी, किंग भी बता दिए, और रीजन भी बता दी, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली सल्तनत। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसी में एक चीज ध्यान रखना, ये यूनिवर्सिटी को नष्ट किसने किया? चर्चा में है। तो अभी दिल्ली सल्तनत हम पढ़ रहे थे, हमने बात की थी किसकी? बख्तियार खिलजी। कौन है? बख्तियारुद्दीन खिलजी, या बख्तियार, ये गया था ईस्टर्न साइड, और इसने ही इस यूनिवर्सिटी को नष्ट किया, बख्तियार खिलजी। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, कौन? मोहम्मद गौरी के समय पर, जब हम तीन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की बात कर रहे थे, कौन कौन की तीन की बात की थी हमने? कुतुबुद्दीन ऐबक, और यालदौज, और कुबाचा, और फिर चौथा नाम जो ईस्ट चला गया, दैट वाज बख्तियार खिलजी। एंड दिस, आज न्यूज़पेपर में पूरा आ रखा है, आज का न्यूज़पेपर पढ़िएगा ढंग से। अभी यहां से जाने के बाद, बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉयड दिस नालंदा यूनिवर्सिटी, एंड इट इज रिवाइविंग अगेन, दैट्स व्हाई इट इज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड द करंट अफेयर में क्वेश्चन आ जाएगा। नाउ वी आर स्टडिंग द स्लेव, वी आर स्टडिंग द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, अब मैं यहां पर कुछ रूलर्स के नाम लिख रहा हूं, आप उनको अकॉर्डिंग लगाइए कि कौन पहले है और कौन बाद में है। मैं रूलर्स लिख रहा हूं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना।
जौना खां। आप कहाँ थी? कौन से एमए के एग्जाम हो गए? अच्छे हो गए? जौना खां, ये कोई बहुत फेमस नाम से रूलर बना है। इसी के नाम पर जौनपुर शहर भी बना है। भाई इससे पहले हमने ये किया, इसकी फोटो ले लो। ये आप लोगों को पता भी होना चाहिए, और ये यूनिवर्सिटीज हम पढ़ भी चुके हैं। विक्रमशिला, नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, कौन किस डायनेस्टीज की है, कौन किसने बनाई। जैसे मैत्रिका डायनेस्टी वल्लभी गुजरात वाली, भट्टारका किंग ने बनाई थी। गुप्ता में कुमार गुप्ता के द्वारा, आपको पता ही है, नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है। पालास में धर्मपाला किंग थे, धर्मपाला के समय विक्रमशिला। और जो आपकी कौन सी है तक्षशिला, उसके बारे में वो तो पता नहीं डायनेस्टी कौन सी थी। तक्ष नाम का रूलर जो पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी है, तक्षशिला सबसे पुरानी कौन सी इनमें? तक्षशिला। दूसरा हमने लिखा कुछ रूलर्स के नाम लिखे। इन रूलर्स में आपको बताना है, अरेंज करना है कि दिल्ली सल्तनत में कौन क्रम में, कौन पहले आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। तो यहां पर कुछ नाम देख रहे हैं आप लोग। फिरोज शाह तुगलक, इसे हम एफएसटी के नाम से जानते हैं, एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक। एक नाम यहां पर देख रहे हैं हम, जौना खां। ये कौन था जौना खां? मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी। और एमबीटी जिस नाम से बैठा, उसके भाई ने, फिरोज शाह ने फिर वो शहर बनाया था, कौन सा? जौनपुर, अपने भाई के नाम पे जौना खां। एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे ज्यादा पड़ा किसके समय पर दिल्ली सल्तनत अपने पीक पे गई? मोहम्मद बिन तुगलक के। और किसके समय से डिक्लाइन स्टार्ट हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इल्तुतमिश और बलबन में से, एक मिनट रुको, आप बताओ, इल्तुतमिश पहले आया कि बलबन पहले आया? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश किसकी थी? इल्तुतमिश। तो पहले इल्तुतमिश का पीरियड और फिर बलबन, दोनों का संबंध किस डायनेस्टी से है? स्लेव डायनेस्टी। दोनों का संबंध किससे है? इन दोनों का संबंध किस डायनेस्टी से है? तुगलक डायनेस्टी। किससे है? तुगलक डायनेस्टी। और ये अलाउद्दीन खिलजी। एक मिनट पीछे से मैम आप बताइए, रजिया सुल्ताना का टाइम पीरियड या अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड बता दीजिए, एक कोई भी। और कोई? रजिया सुल्तान 1236 से 1240। और कौन? अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। 20 साल। ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है। अच्छा, इन्हीं में से किस रूलर ने सजदा और पेबोस, इनमें से किस रूलर ने कैपिटल अपनी शिफ्ट करी डेक्कन में? कौन सी जगह थी वो? देवगिरी, दौलताबाद। ठीक है। अच्छा, इसमें से किस रूलर ने तुगलकाबाद बना था? किस समय बना था? तुगलक डायनेस्टी में। कौन था उसका फाउंडर? घियासुद्दीन, घियासुद्दीन तुगलक। कौन था वो? पहले घियासुद्दीन, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, और फिर फिरोज शाह तुगलक। इनमें से किस रूलर ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था? फिरोज शाह तुगलक। किसने लगाया था ब्राह्मणों पे जजिया कर? फिरोज शाह तुगलक। याद रहेगा कि नहीं, भूल तो नहीं गए? इनमें से किस रूलर ने 5 मूर्खता वाले फैसले लिए? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या क्या फैसले थे वो, याद है किसी को? कैपिटल शिफ्ट करी, करेंसी इशू करी, और किसान लोनों की बात की, यानी दोआब पे टैक्स की बात की, और है कराईचिल अभियान चलाया था। हाँ, और चाइना क्या गया, और क्या हुआ उसमें? सेना को क्या दिया? सैलरी दे दी, 1 साल की एडवांस, और लड़ाई नहीं की बल्कि एग्रीमेंट कर लिया। ये सब किसके बारे में पढ़ा था हमने? मोहम्मद बिन तुगलक। वो बेवकूफ किस्म का एक तरह से बन गया, लेकिन वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक था। ये आपको ध्यान रखना है। डायनेस्टीज का क्रम तो आपको याद है। सबसे ज्यादा लंबा रूल किस डायनेस्टी का रहा?
तुगलक डायनेस्टी का। अच्छा, किसके समय पर मंगोल आक्रमण होते थे? कौन सी डायनेस्टीज तक हुए? क्या स्लेव डायनेस्टी में हुए? हुए। क्या खिलजी में हुए? हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने तो बहुत सी लड़ाई अभी लड़ी। क्या तुगलक के समय हुए? तुगलक के समय पर भी हुए। अब आप मुझे बताइए, किस डायनेस्टी के बीच में एक आक्रमणकारी आ रहा है? तैमूर लंग। तैमूर लंग। अब एक डायनेस्टी हमारे पास, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तुगलक और सैयद के बीच में। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि सैयद डायनेस्टी जो स्टार्ट होगी, उसके पीछे कारण है भारत में किसका आक्रमण? तैमूर लंग का आक्रमण। और तैमूर लंग के ही एज अ रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हिज्र खां, क्या नाम है? हिज्र खां स्टार्ट करेंगे कौन सी डायनेस्टी? सैयद डायनेस्टी। कोई इंपॉर्टेंट रोल है सैयद का? कितने रूलर हुए सैयद में? टोटल 4। कितने हुए? 4। जैसे खिज्र खां, ऐसे आप नाम देखेंगे, मुबारक शाह, इस तरह से नाम आएंगे, मोहम्मद शाह, आलम शाह, 4 शासक हुए। फिर आएगी लास्ट डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। और लोधी डायनेस्टी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है क्योंकि इसके 3 रूलर होंगे और यही लास्ट डायनेस्टी भी है। कौन कौन से 3 रूलर होंगे इसके? स्टार्टिंग किससे होगी? बहलोल लोधी, फिर सिकंदर लोधी, गजे सिकंदरी जिसने चलाया, सिकंदर। और फिर आपका कौन होगा? इब्राहिम लोधी। उसके बाद डायनेस्टी खत्म। तो इनका तो क्रम भी आपको ध्यान होना चाहिए। यानी अब छोटी डायनेस्टीज हमें पढ़नी है, 3 तो मेन, 3 मेन में भी ये भी छोटी है। इसका एक रूलर इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी। बाकी ये इसमें बहुत सारे रूलर है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट रूलर हैं। तो अब हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? मुगल्स में नहीं, कहां से बढ़ जाएंगे? अभी तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ना है, मुगल्स में हम कल पढ़ेंगे। अभी हमें यह देखना है, और दूसरा इसमें कोई रूलर्स के बारे में लिखना है, इन 4 क्योंकि इन चारों में क्वेश्चन बनाने के लिए केवल क्वेश्चन ये बनता है, रूलर का क्रम आपसे पूछ लिया जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको। और फिर कुछ टैक्सेशन सिस्टम मुझे आपको लिखाना है, टैक्सेशन सिस्टम भी मुझे आपको लिखाना है। एक सेकेंड है, हेडिंग डाल दीजिए दिल्ली सल्तनत। अब पार्ट 1 तो कंप्लीट हो गया था इसका पिछली क्लासेस में, पार्ट 2। एंशिएंट इंडिया, दिल्ली सल्तनत। खिलजी, तुगलक, तुगलक हो गया था। सैयद डायनेस्टी, हेडिंग डालिए सैयद डायनेस्टी। स्पेलिंग देखिए इसकी क्या लिखी है, ऑफिशियल स्पेलिंग सैयद डायनेस्टी। लिख लिया था? अच्छा, घर में आपने लिख लिया होगा। देखिए यहां पर आपको पता है, तैमूर तैमूर लंग का जो आक्रमण भारत पे हुआ, उससे दिल्ली की सत्ता कमजोर हुई। याद कीजिए, एक शासक रहा, बोलना मत, मैं जिससे पूछूं केवल वो बताना। उसके आक्रमण का भी भय था। उसने आक्रमण को अंदर भारत के नहीं होने दिया, बल्कि बल्कि चंगेज खां को बाहरी बाहर निपटा दिया, अपनी कूटनीति से, डिप्लोमेसी से। हाथ खड़ा कीजिए जिसको रूलर पता है। मांग बरनी आया था उसके पास, उसकी मांग पूरी नहीं हुई। हाँ, कौन था? क्या किया था उसने? भाग के आया था वो। लेकिन कौन अंदर तक आ गया हमारे यहाँ? तैमूर लंग। अच्छा, इन दोनों के ही वंशज आगे मंगोल आएंगे। मंगोल्स जो होंगे, मंगोल्स कह रहा हूं मैं, मुगल्स जो होंगे, मुगल्स, वो इन दोनों के ही वंशज हैं। ठीक है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं सैयद डायनेस्टी की। सैयद डायनेस्टी में नाम सुन रहे हैं आप जो खिज्र खां, ये मुल्तान का पहले भी गवर्नर था, फिरोज शाह तुगलक के समय। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के डेथ के बाद क्या हुआ? धीरे 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 तुगलक डायनेस्टी क्या होने लगी? डिसइंटीग्रेट होने लगी। बाद में अटैक हुआ। जब अटैक हुआ किसका? दिल्ली पर किसका अटैक हुआ? क्योंकि वीक सक्सेसर आ गए थे तुगलक डायनेस्टी के। दिल्ली पर अटैक हुआ तैमूर लंग का, तो ये भाग गया। खिज्र का पहले क्या हुआ? भाग गया। इसको पकड़ के लाया गया, पकड़ के लाया गया, इसे कारावास में डाल दिया गया। अब बाद में इसने अपनी चापलूसी से, अपनी बातचीत के तरीके से
जो जो ये आपका रूलर है तैमूर, इसको खुश कर दिया, इंप्रेस कर दिया, उन्होंने इसको फ्री कर दिया। बाद में जब वो यहां से लूट लाट के ले गए सामान, तो उन्होंने इसी को, क्योंकि पहले तो ये भाग गया था, इसको पकड़ा, बाद में वो खुश होगा इससे, उनका वफादार बन गया, इसी को क्या अपॉइंट कर दिया, गवर्नर ऑफ मुल्तान। और बाद में जब वो जाएंगे यहां से, ये ऐसा समझ लिया एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ तैमूर रूल कर रहा है। कौन? खिज्र खां। खिज्र खां तुगलकों के समय से काम कर रहा था, बाद में तुगलक डायनेस्टी वीक हो गई, बाहर से आक्रमण हुआ तैमूर लंग का, इसने थोड़ा सा विरोध शुरू में करने की कोशिश की, सफल नहीं हो पाया, इसे कारावास हो गया। बाद में इसने अपनी रणनीति बदल दी कि उनके प्रति वफादार हो गया, और इसको बाद में इन्होंने यहां से जाने के बाद, क्योंकि कोई स्थायी रूप से तो आते नहीं थे, जितने भी आक्रमणकारी आते थे वो केवल यहां पर लूटपाट के उद्देश्य से आते थे और लूटपाट करके चले जाते थे। जैसा कि आपने किसको देखा था, महमूद गजनवी, बहुत बड़ी लूटपाट करी उसने, चला गया। मोस्टली जितने आते थे वो चले जाते थे। बाबर को भी इसी उद्देश्य से बुलाया जाएगा, लेकिन बाबर रह जाएगा और मुगल डायनेस्टी शुरू होगी। तो यहां पर अब देखिए इसने क्या किया, ही कैप्चर्ड द दिल्ली सल्तनत एंड फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी। तो इसने खुद की ही एक डायनेस्टी स्टार्ट कर दी। कौन सी डायनेस्टी? सैयद। लेकिन ध्यान रहे, एज एन इंडिपेंडेंट रूलर काम नहीं कर रहा है। किसके अंडर समझ लीजिए आप काम कर रहा है? तैमूर लंग की, वो दे आर द मास्टर्स एंड हम उनके अंडर काम कर रहे हैं इन इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चल के इसकी डाइड होगी, ही वॉज सक्सीडेड बाय मुबारक। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले कौन आता है, हिज्र खां। इसमें कुछ नहीं पूछेंगे, इसमें क्वेश्चन बनाने के लिए होता ही नहीं है। इसमें क्वेश्चन बनाने के लिए होता है, चार रूलर है, चारों के नाम याद हो और आपको याद रखना है उनका क्रम। तो सबसे पहले खिज्र, फिर मुबारक, फिर मोहम्मद, इस तरह से चलेंगे, ठीक है, फिर आलम। तो आगे देखिए, मुबारक शाह आएगा, मोहम्मद शाह, उसके बाद कौन आएगा, मोहम्मद। तो नाम लिखे हैं मुबारक शाह, लेटर मोहम्मद शाह, आखिरी आलम शाह। तो चारों नाम यहीं पे आ गए इनके। आखिरी रूलर कौन है, आलम शाह, was the weakest of the Sayyid princes. He handed over the throne to बहलोल लोदी and returned to बदायूं। अब इनके बारे में 2 पॉइंट और जानो, इसमें तो बहुत कम लिखा है। सुनो, सबसे पहले खिज्र खां ने तो कभी भी अपने को इंडिपेंडेंट रूलर की तरह शासन नहीं किया। खिज्र खां हमेशा किसके अंडर रहा, कि हम किसके चमचे या किसके सबऑर्डिनेट की तरह काम कर रहे हैं, किसके, तैमूर लंग के। ये आपको ध्यान रखना है। खिज्र खां की डेथ के बाद कौन आया गद्दी पर? खिज्र खां की डेथ के बाद मुबारक शाह आया। खिज्र खां ने तो तैमूर लंग के मरने के बाद, तैमूर लंग का बेटा था शाहरुख, उस शाहरुख को भी जो पैसा वैसा सालाना भेजना होता है वो देता था, पूरा पैसा देता था, कि वो भले वो मर गया तैमूर, लेकिन उसके बेटे को देता था, कि ये मानता था कि वही हमारे क्या है, मालिक है, वही हमारे ओनर है मेन। लेकिन जैसे ही वो भी मर गया, ये भी मर गया, ये अलग आया मुबारक शाह, इसने अपने आप को सुल्तान घोषित किया, इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट, इसका बाप तो हमेशा उनके प्रति वफादार रहा, लेकिन इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट दिखाया, और मुबारक शाह जो है इसने एक इंडिपेंडेंट रूल चलाया। लेकिन आगे चल के सक्सेसर साहब देखिए, मोहम्मद शाह हुआ, उसके बाद लास्ट में जो आलम शाह हुआ, ये सबसे बेवकूफ था, बदायूं में बैठा रहता था, इधर उधर बैठा रहता था, और अपना शासन खुद नहीं चलाता था। ये बड़ा आराम, इसका नाम है आलम शाह, लेकिन इसका नाम होना चाहिए आराम शाह, क्योंकि ये आराम ही करता रहता था, इसको अपने राजपाट की ज्यादा फिक्र नहीं थी। इसी का लाभ उठाया गया, जनता में भी विद्रोह भड़का, और अब गद्दी संभालेंगे कौन, कौन आएंगे, लोदीज, बहलोल लोदी, ठीक है। तो आप देखिए, वो बदायूं में बैठा रहता है, असल राजकाज ये संभाल रहा है बहलोल लोदी, तो असली रूलर बनने का भी अधिकार किसको है, बहलोल लोदी। इसी कारण आप देखिए, ये जो डायनेस्टी है सैयद डायनेस्टी, 4 रूलर में और इतने से इतने पीरियड में खत्म हो गई, कोई इसका इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहा। तो याद रखना, ये 4 रूलर कौन से हैं, दोबारा बोलिए, सबसे पहला कौन है, खिज्र खां। एक तो नाम इसका याद रखो, अजीब सा नाम है इसका, थोड़ा अलग नाम है, खिज्र खां। फिर मुबारक, मुबारक शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद आलम शाह। खिज्र, मुबारक, मोहम्मद, आलम। खिज्र, मुबारक, मोहम्मद, आलम। खिज्र, मुबारक, मोहम्मद, आलम, बस। लास्ट आइए, अब अगली डायनेस्टी है लोधी, इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। रोलर इसके भी याद रखिए, क्योंकि 3 ही है, उसके 4 है, इसके 3 है। क्रम याद रखें, क्वेश्चन पीसीएस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे बहुत आते हैं, तो क्रम क्या है इनका भी बताओ, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, यानी BSI, ऐसा तो
आप याद रखेंगे, BSI, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। अब इंपॉर्टेंट, हमने देखा शुरू में जो डायनेस्टीज थी वो तुर्क थी। अब यहाँ पे एक डायनेस्टी आप देख रहे हैं, ये कैसी डायनेस्टी है? अफगान। तो क्वेश्चन आ सकता है विच अमंग द फॉलोइंग वाज द अफगान डायनेस्टी। तो ये कैसी डायनेस्टी है? अफगान डायनेस्टी। ध्यान रखना है, इट वाज द फिफ्थ एंड द फाइनल डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड वाज फाउंडेड बाय बहलोल लोदी। तो ये तो हमें पता ही है, सिकंदर लोदी लोदी सक्सीडेड हिम। ठीक, तो 3 ही रूलर है, इसमें ध्यान रखना है। अब बहलोल लोदी ने इसको स्थापित किया। बहलोल लोदी पहले से ही आप समझ रहे हो, यानी कि किसके समय से? पिछली डायनेस्टी हमने क्या पढ़ी? सैयद डायनेस्टी। तो सही वहीं से वो लोगों के बीच में पॉपुलर भी था, एक इंपॉर्टेंट रूलर की तरह आगे आया। लेकिन आगे चल के हर किसी का एक टाइम होता है, जब उसका डिक्लाइन हुआ तो उसको रिप्लेस किया सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी। अब आप इसको देखिए, सिकंदर लोदी, he was the contemporary of महमूद बगेड़ा of गुजरात एंड राणा सांगा ऑफ मेवाड़। और इनसे लड़ाई भी होती थी उसकी। राणा सांगा ऑफ मेवाड़, नाम सुना होगा राणा सांगा का, उनके साथ इसकी लगातार लड़ाई भी होती रहती थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, he founded the city of आगरा। 1504 में, ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने पीसीएस में देखा है, who founded the city of आगरा। तो किसने बनाई आगरा सिटी? ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसने आगरा शहर का निर्माण किया, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अच्छा पीछे वाले में एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, इसका जो टाइम पीरियड था बहलोल का 1451 से 1489, देखिए कितने साल हो गए, यानी 38 साल। 38 साल, इतना लंबा टाइम पीरियड दिल्ली सल्तनत में किसी और बादशाह का ही नहीं हुआ। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, दिल्ली सल्तनत में जितने भी रूलर हुए अभी तक, जितने भी रूलर हुए उन सब में सबसे ज्यादा टाइम पीरियड किसका रहा? तो ये 40 साल पूरा कर देता अगर 2 साल और जी जाता। तो ये जो है 51 से 91 हो जाता, लेकिन 89 में 2 साल पहले ही। तो याद रखना है, ये लगभग 38 साल जिया और ये दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा समय तक का शासक था। कौन? बहलोल लोदी। इसका बेटा कौन है? अब आगे जो आ गया इसका सिकंदर लोदी, सक्सेसर। बेटा बोलना यहां पर, क्योंकि कोई भतीजे भी बनते हैं रूलर, तो सक्सेसर बोले आप सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है? राणा सांगा के कंटेम्प्रेरी है, महमूद बेगड़ा के कंटेम्प्रेरी है, और आगरा सिटी इन्होंने स्टैब्लिश की है और अपनी कैपिटल ट्रांसफर करी है दिल्ली से आगरा। तो आगरा पहली बार लाइमलाइट में यहां आ रहा है। दूसरी बार आगरा लाइमलाइट आएगा शाहजहां के समय, शाहजहां जब वहां पर ताजमहल का निर्माण करवाएंगे। तो ध्यान रखना है आपको, आगरा शहर बना कौन सी नदी के किनारे? आगरा यमुना, यमुना नदी। ठीक है, जमुना नहीं यमुना ही। कुछ लोग जमुना बोलते हैं, पर जमुना कंफ्यूज हो जाएंगे बांग्लादेश में, क्योंकि नाम किसका हो जाता है जमुना बांग्लादेश में? ब्रह्मपुत्र का। और गंगा का हो जाता है पद्मा। He abolished the octroi duty of the grains and established a new measurement of yard called गजे सिकंदरी। तो आपको ध्यान रखना है, इसने जमीन मापन का एक नया, याद रखना है कौन सा, जो फॉर्मूला दिया, गजे सिकंदरी। इसका नाम से ही है ये, सिकंदरी, गजे सिकंदरी, ये आपको ध्यान रखना है। सिकंदर वॉज ऑर्थोडॉक्स एंड अ बिगॉट किंग, ही रीइंपोज्ड द जजिया ऑन हिंदूज। अब इसकी एक बड़ी दिक्कत ये थी, इसकी मां हिंदू थी, इसकी मां हिंदू थी और ये खुद क्या, इसका पिता मुसलमान। तो जो दरबार में वो होते हैं सरदार, उनके बीच में माहौल बनता था, ये हिंदू माँ का बेटा है, ये हिंदुओं के प्रति क्या होगा? सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होगा। तो उसको प्रेशर आ जाता था कि मैं रियल मुस्लिम नहीं हूं। ऐसे में जब जब ऐसा कोई रूलर आएगा जिसकी माँ हिंदू होगी, वो हिंदुओं के प्रति और हार्श हो जाएगा, ये प्रूफ करने के लिए कि देखो मैं कट्टर मुसलमान। तो उल्टा हो जाता था, मतलब जो रियल, जिसके माता पिता दोनों मुसलमान हैं, वो अगर हिंदुओं के प्रति थोड़ा नॉर्मल भी हो रहा है, लिबरल भी हो रहा है, तो कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन जिसकी माँ हिंदू है तो उसके पीछे सरदार पड़ जाएंगे, ओहो इसकी माँ हिंदू है, ये उनके प्रभाव में काम ना करे, या इसके शरीर में हिंदू खून भी है। तो ऐसा आदमी और खूंखार होके क्या करता था? हिंदुओं के प्रति कठोर हो जाता। तो इसके समय ऐसा हुआ, ऑर्थोडॉक्स आप देख रहे हैं कट्टरवादी रहा, और इसने जजिया को इम्पोज, री इम्पोज कर दिया हिंदुओं पर। ही वॉज द पोएट ऑफ रेप्यूट। लेकिन इसकी एक अच्छाई, यानी कि ये क्या था, एक प्रकार का कवि था, लेखककार था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर ध्यान देता था, ये इसकी बात है। कंपोज्ड अंडर द पेन नेम गुल, गुल
गुलरुखी। पेन नेम मतलब जब ये अपना कुछ नाम लिखता था, कोई भी काम लिखता था, तो उसके नाम के नीचे ऐसे गुलरुखी लिखा आएगा। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए गुलरुखी नाम से कौन सा शासक जाना जाता है, किसका पेट नेम था, तो आपको ये नाम याद रखना है। सिकंदर लोदी वॉज सक्सीडेड बाय सन इब्राहिम। अब ये इब्राहिम लोदी के समय तो कहानी खत्म होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। गुलरुखी इसके समय पर, गजे सिकंदरी इसके समय पर, आगरा इसके समय पर, और राणा सांगा और महमूद बेगड़ा इसके। 4 पॉइंट ही इससे निकलेंगे जो आपको ध्यान रखने हैं। लास्ट किंग है इब्राहिम लोदी, ओनली किंग ऑफ द दिल्ली सल्तनत हु वाज डाइड इन अ बैटलफील्ड। कोई चौगान खेलते हुए मर जा रहा है, कोई लड़ाई, मतलब कोई कहीं से आया, उसकी हत्या किसी ने कर दी कॉन्स्पिरेसी के तहत, लेकिन बैटलफील्ड में जहां पर दो आमने सामने लोग हैं, अभी तक कोई किंग ऐसा मरा नहीं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या हुई, अलाउद्दीन खिलजी ने खंजर घोंप दिया। वो जो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, वो चौगान खेलते हुए गिर गया। कोई कॉन्स्पिरेसी से मारा जा रहा है, कोई नेचुरल मौत मर रहा है, या फिर कोई स्पोर्ट्स वगैरह से मरा, लेकिन अभी तक कोई किंग ऐसा नहीं मरा जो कि ऑन बैटलफील्ड, जिसे हम बोलते हैं शहादत होना, शहीद होना, पहला और अंतिम किंग दिल्ली सल्तनत का जो कि बैटलफील्ड में मारा गया, पहली बात। दूसरी बात, ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम किंग तो है ही, मतलब लोधी डायनेस्टी का अंतिम किंग तो है ही, पूरी सल्तनत का भी क्या है, अंतिम किंग है। तीसरी बात, ये तो लिखा ही यहां पे है ना, इसको हराया किसने, इसको हराया फरगना से आया एक व्यक्ति जिसका नाम है बाबर। और बाबर आया नहीं, बाबर को बुलाया गया, इसके ही शत्रुओं के द्वारा बाबर को निमंत्रण दिया गया। अब तक क्या सोच थी कि भाई बाहर के आक्रमणकारियों को बुलाओ, जैसे आपने देखा था गजनवी आया था, ठीक है ना, गजनवी आया, गौरी आया, गौरी में आप देखते हो जयचंद की बात भी बोली जाती है। या फिर आपने देखा पीछे कौन आया, तैमूर लंग आया। जितने भी लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं लूट के। कुछ इसी सोच के साथ इसको बुलाया गया, ये आएगा, इसको गद्दी से हटाएगा, और जो षड्यंत्रकारी लोग थे इसके खिलाफ उनको गद्दी मिलेगी। लेकिन उल्टा हो गया, वो आया, उसने युद्ध में इसको हराया, इसको मारा, और गद्दी खुद कब्जा ली। और यहां से शुरू होती है नई डायनेस्टी, जिसे हम बोलते हैं मुगल डायनेस्टी। तो ये डिफीटेड हुआ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। पानीपत का प्रथम युद्ध आपको ध्यान रखना है। दिस मार्क द एंड ऑफ द लोधी डायनेस्टी एंड द राइज ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हो रही है, और 320 साल का लंबा शासन जो रहा है दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों का, वो यहां पर क्या होता है, समाप्त होता है। तो ये तो बात हुई पॉलिटिकल, ये बात कैसी है, पॉलिटिकल। लेकिन कुछ क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेटिव और आर्ट और आर्किटेक्चर से भी आते हैं। तो कुछ चीजें इसमें थी, जैसे बुक्स मैंने आपको पिछली बार आपने नोट कर ली होगी, ठीक है, ये आपको बताया था, ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं, लिटरेचर वगैरह, ये तो पीछे का भी लिटरेचर हो गया इसमें, और मॉडर्न भी, ये आपको मैंने फोटो दी थी। अब हेडिंग डाल दीजिएगा आप, ये तो आपने नोट कर रखा है, हेडिंग डालिएगा एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन इन दिल्ली सल्तनत। एडमिनिस्ट्रेशन इन दिल्ली सल्तनत। लिखिए, फर्स्ट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय प्रशासन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। याद कीजिए, जब हम लोगों ने पढ़ा था मौर्याज और गुप्ताज, तो मौर्य और गुप्ता में बेसिक अंतर क्या था एडमिनिस्ट्रेशन का, मौर्यों का एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज्ड था, बहुत स्ट्रांगली सेंट्रलाइज्ड था। गुप्तों का एडमिनिस्ट्रेशन उस तरह से सेंट्रलाइज्ड नहीं। गुप्ता तो लैंड दे देते थे, फिर लैंड की ओनरशिप आपके पास आ गई, आप वहां से टैक्स वैक्स लीजिए और सीधा सेंटर को भेजिए। हम अब किसकी बात कर रहे हैं, दिल्ली सल्तनत। इनको कंपेयर किया जाएगा मुगल्स के साथ, और मौर्य को कंपेयर किया जाएगा गुप्तास के साथ। ये ऐसे ऐसे पढ़ना होता है। देखिए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, the real administrator of Delhi Sultanate was the real
एडमिनिस्ट्रेटर, वास्तविक प्रशासक, द रियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज द किंग और सुल्तान हिमसेल्फ, was the king और सुल्तान हिमसेल्फ। यानी असली शक्ति किसके हाथ में थी? किंग, राजा के हाथ में। सेकंड, देयर वॉज नो हेरिडिटरी प्रिंसिपल ऑफ सक्सेशन, देयर वॉज नो हेरिडिटरी प्रिंसिपल ऑफ सक्सेशन। यहां पर दिल्ली सल्तनत में या मुगल्स में थ्रोन को लेकर इतना खून खराबा क्यों होता था? और ये नौबत यहीं तक नहीं पहुंची, ये नौबत आगे भी पहुंची जब दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल साम्राज्य में औरंगजेब ने अपने पिता को जीवित रहते ही कैद कर लिया था। याद होगा आपको, औरंगजेब के पिता कौन थे? शाहजहां। शाहजहां को कैद किया गया। इसके अलावा अपने बड़े भाई दारा शिकोह की हत्या की गई, जिसको कि वास्तविक राजा बनना था। यहां पर ऐसी दिक्कतें आ रही है। दिल्ली सल्तनत में भी आप देख रहे हो जलालुद्दीन की हत्या उसी का भतीजा अलाउद्दीन कर रहा है। कई बार राजा को हटाने के लिए बाहर से आक्रमणकारियों को बुलाया जा रहा है। तो एक बड़ी दिक्कत क्या है इनके एडमिनिस्ट्रेशन में, दिल्ली सल्तनत और मुगलों, कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है कि हेरिडिटरी ये सीट किसको जाएगी। जबकि हिंदू एम्पायर्स में एक व्यवस्था रही कि संपत्ति का उत्तराधिकार या राजा का जो प्रशासन है उसकी शक्ति पिता की मृत्यु के बाद अगर 10 भाई भी हैं तो 10 भाइयों में सबसे पहले किसको जाएगी? जो पहले नंबर है। अगर वो अयोग्य है या विकलांग है, दिव्यांग है, सक्षम नहीं है मानसिक या शारीरिक रूप से, या उसकी मृत्यु हो गई तो अलग बात है। अन्यथा महाभारत भी इसीलिए हुई है, पूरी की महाभारत, क्योंकि धृतराष्ट्र और पांडु में जो बड़े थे वो धृतराष्ट्र थे। तो गद्दी के वास्तविक हकदार कौन बनते हैं? धृतराष्ट्र। लेकिन क्योंकि वो अंधे हैं जन्म से, वो आंख से अंधे हैं और एक अंधा राजा नहीं बन सकता, तो फिर राज सिंहासन पांडु को। लेकिन एक सिस्टम है, राम, भरत और शत्रुघ्न, लक्ष्मण, वो 4 भाई हैं, पर राम बड़े हैं, तो वास्तविक तौर पर, स्वाभाविक तौर पर राजा कौन बनेंगे? राम। अब वो अलग परिस्थितियां बन गई कि फिर जब राम को वनवास हुआ तो राजा भरत को बनाया, मतलब उसी शर्त पर राम को वनवास हुआ था, कैकेयी ने जो किया। यहां ये दिक्कतें हैं कि राजा का उत्तराधिकारी कौन होगा ये पता। जब तक राजा का राजपाट अच्छा चल रहा है, वो जवानी में है, सब कुछ, जैसे जैसे वो बूढ़ा होने लग गया है तो अब षड्यंत्र शुरू होता था। क्या होता था? षड्यंत्र शुरू होता था। और याद कीजिए इसमें पहले षड्यंत्रकारी कौन थे? तुर्कान ए चहलगानी। जबकि ओपन माइंडेडनेस दिख रही थी हमें किसकी? इल्तुतमिश की। उसके बेटे होते हुए उसने अपना उत्तराधिकारी अपने बेटे को ना बनाकर किसी अपनी बेटी को बनाया। लेकिन सारी पॉलिटिक्स अंदर से खेली जा रही थी। तो यहां इन डायनेस्टीज का एक बड़ी कमी आप देखिए। अच्छा, क्या ऐसा हिंदू डायनेस्टीज में दिखा? मैं पीछे देखिए, मौर्य, गुप्ता। मौर्यास में चंद्रगुप्त मौर्य, क्या चंद्रगुप्त मौर्य की हत्या हुई बिंदुसार के द्वारा? नहीं, वो तो खुद अपना राजपाट सौंप के और चले गए थे श्रवणबेलगोला भद्रबाहु के साथ। फिर कौन आया? बिंदुसार। बिंदुसार का शासन चला चला चला। अब बिंदुसार की मृत्यु के बाद हमने ये देखा, अब ये कहानी है, सही है गलत है, दैट इज नॉट क्लियर, क्योंकि जब इसको कंट्राडिक्ट किया जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार के गद्दी हथियाई, लेकिन ये प्रूफ नहीं है कहीं, क्योंकि उसके भाइयों का नाम, उसके परिवार का नाम हमें अभिलेखों में देखने को मिलता है। कहा जाता है पर ऐसा अशोक के लिए, ये चीज आपने देखी। इधर गुप्तास में आप देखते हो श्रीगुप्त आया, घटोत्कच गुप्त आया, चंद्रगुप्त प्रथम आया, है ना, समुद्रगुप्त आया। तो एक सिस्टम है, कोई ऐसा खून खराबा, लड़ाई झगड़ा है अभी तो बहुत कम परसेंट, 2%, 4%, 5%। यहां पूरी हिस्ट्री ऐसे भरी पड़ी है। तो एक बड़ी चीज आपको ध्यान रखनी है, देयर वॉज नो हेरिडिटरी प्रिंसिपल ऑफ सक्सेशन, फुल स्टॉप। द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, the sultans of Delhi were considered to be the agent of God। बोला था ना, जिल्ले इल्लाही, मैं अल्लाह की परछाई हूं, बलवंत तो ऐसे बोलने लग गया था। द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के सुल्तानों ने
उन्होंने अपने को क्या बोला, वर कंसिडर्ड टू बी द एजेंट ऑफ गॉड, भगवान का दूत माना जाता था उन्हें। एंड वॉज हिज ड्यूटी, एंड वॉज हिज ड्यूटी टू एनफोर्स द डिवाइन लॉज। डिवाइन मतलब स्वर्गीय कानून, ईश्वरीय कानून, भगवान के कानून, अल्लाह के कानून। टू इन्फोर्स द डिवाइन लॉज expressed by the Holy Quran, expressed by the Holy Quran। यानी कि पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो सेंट्रल चल रहा है वो किसके उसमें चल रहा है, कुरान। एंड व्हाट इज कुरान? कुरान इज द होली बुक इन इस्लाम। अकॉर्डिंग टू दिस कुरान, हमने पढ़ा था क्या इंपॉर्टेंट था, 5 इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल्स पीछे पढ़े थे हमने। अब इस कुरान के हिसाब से हु इज द ओनली गॉड, अल्लाह इज द ओनली गॉड। एंड हु इज द लास्ट मैसेंजर, प्रॉफिट इज द लास्ट मैसेंजर। एंड जो पूरा का पूरा लॉ चलता है, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, उस एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेंट्रल प्लेस में है वो कौन सी बुक है, कुरान। आज भी इस्लामिक कंट्रीज में शरिया लॉ जो चलता है, मतलब जैसे हमारा देश चलता है संविधान से, जो थियोक्रेटिक स्टेट्स होते हैं, थियोलॉजी से जहां सिस्टम चलता है, वहां पूरा का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में कौन होगा, कुरान। तो ये आपको ध्यान, कुरान, हदीस, हदीस का नाम सुना है आपने, कुरान होता है, हदीस होती है, सुन्नत जिनको माना जाता है, उनके अकॉर्डिंग पूरा प्रशासन है। तो वहां का राजा ये बोलेगा, एक तो अपने आप उसने क्या बोल दिया कि मैं किसकी परछाई हूं, अल्लाह की परछाई हूं। यानी इट इज द ऑर्डर ऑफ द गॉड, ये मेरे को ईश्वर का आदेश है कि मुझे शासन करना है, और शासन एज पर द इस्लामिक लॉ चले। ये इनका फोकस था। नेक्स्ट लिखिए, द वजीर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर। जो वजीर नाम आया ना, वजीर, द वजीर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर इन द सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन। हम खेलते थे ना बचपन में राजा चोर सिपाही वजीर, तो वजीर जो हो गया, मंत्री जो हो गया, उसका एक खास एकदम है ना। तो ये वजीर जो शब्द आया है, द वजीर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर इन द सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन। अब लिखिए सम इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स, सम इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स इन दिल्ली सल्तनत। चार पांच आपको मैं डिपार्टमेंट लिखा रहा हूं, उनका नाम आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। सबसे पहले लिखिए, और स्पेलिंग ध्यान से लिखना क्योंकि प्रश्न में जाएगा, दीवान ए विजारत, DIWAN-I-WIZARAT, दीवान ए विजारत। अब डैश करके आगे लिखिए, इट वॉज हेडेड बाय, इसके बारे में लिखना, इट वॉज हेडेड बाय वजीर। वजीर आप प्राइम मिनिस्टर की तरह देख सकते हैं। इट वॉज हेडेड बाय वजीर हु कंट्रोल who controlled the finance department, who controlled the finance department and the principal advisor to Sultan. And the principal advisor to Sultan. क्या ऐसा सिस्टम आज भी है? मतलब आज हमारे देश में बोल रहा हूं मैं, भारत में है, तो वी हैव द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट प्रेसिडेंट, and to aid and advise the president there is the council of ministers which is presided by prime minister. So in this case we can say that prime minister along with his council of minister is the advisor to the president. So wazir is equivalent to prime minister and he is the principal advisor. All these are advisors. Prime minister is the principal advisor to the president. President act
ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये सिस्टम आज भी देखने को मिल रहा है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए दीवान ए अरिज, DIWAN, नेक्स्ट है डिपार्टमेंट, DIWAN -I-ARIZ। अब याद रखना दीवान ए विजारत से वजीर याद रखना, और ये दीवान ए अरिज। लिखिए इट वॉज मिलिट्री डिपार्टमेंट, मतलब ये नाम याद रख लेना, मिलिट्री है। इट वॉज मिलिट्री डिपार्टमेंट which was headed by Arj A Mamlik, ARIZ, which was headed by ARIZ -I -MAMALIK, मामलिक। अब मतलब समझ रहे हैं, रक्षा मामलों के देखने वाला, मामलिक हो गया मामले, कौन से मामले, रक्षा, यानी आज इक्विवेलेंट हो गया डिफेंस मिनिस्टर, पहले वाला हो गया फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए दीवान ए इंशा, DIWAN -INSA, INSHA। लिखिए इट इज ऑल्सो नोन एज दबीर ए खास, DIBIR, दबीर -AI, ए जब भी बोले तो आई, खास KHAS, एंड अमीर मुंशी। दिस डिपार्टमेंट केप्ट द record of royal courts. This department kept the record of royal courts. रॉयल कोर्ट्स, तो कौन सा हो गया डिपार्टमेंट, इंशा, दीवान ए इंशा। नेक्स्ट डिपार्टमेंट दीवान ए रिजालत, DIWAN, दीवान -I रिजालत, RISALAT, रिजालत। आगे करके लिखिए दिस डिपार्टमेंट डेल्ट विद रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक मामले देखता था कि कुरान के अनुरूप शासन हो रहा है नहीं हो रहा। दिस डिपार्टमेंट डेल्ट विद रिलीजियस अफेयर्स, भाई सेक्युलर स्टेट तो थी नहीं, हालांकि तो सेक्युलर स्टेट अब है, फिर भी रिलीजियस मतलब माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है हमारे पास, है ना। दिस डिपार्टमेंट डेल्ट विद रिलीजियस अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड इट वाज हेडेड बाय चीफ काजी, काजी समझते हैं, काजी मस्जिद में होते हैं, एंड इट वाज हेडेड बाय चीफ काजी QAZI, चीफ काजी QAZI कॉल्ड सद्र उस सदर, उस काजी को क्या बोलते थे, सद्र, SADR उस US सदर SADAR। तो ये नाम ध्यान रखना, रिसालत, विजारत, इंशा है क्या क्या है। नेक्स्ट दीवान ए अमीर कोही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीवान ए अमीर कोही, DIWAN -I-AMIR अमीर कोही, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि मंत्रालय, शिवराज सिंह चौहान, मतलब अब जो मिनिस्टर है। दीवान ए अमीर कोही, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एक ये आपको पता है खैरात का मतलब जानते हैं, खैरात क्या होती है, खैरात लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, खैरात, दीवाने खैरात मतलब डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर, गरीब जो कमजोर है उनके लिए कुछ काम करना, ठीक है। ये हो गया। अब हेडिंग डालिए जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, 5 हो गए ना ये, हेडिंग डालिए जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। खैरात तो सुना होगा आपने, अल्लाह के नाम पे दे दे, या खैरात पे देना, कई बोल डायलॉग नहीं मारते, खैरात बट रही क्या, मतलब फ्री का माल थोड़ा मिल रहा, खैरात बट रही क्या, ऐसे बोलते हैं। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन,
अब देखो, आज डेमोक्रेसी है, आज गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं। कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। अभी जब मोनार्की है तो वही लेजिस्लेचर है, वही एग्जीक्यूटिव है, वही जुडिशियल। आपने कोई कानून का उल्लंघन किया तो यू विल गेट द पनिशमेंट। एंड हु इज द सुप्रीम अथॉरिटी टू डिसाइड द पनिशमेंट? किंग, दैट इज सुल्तान। तो सुप्रीम जज कौन हो गया वहां पे? ये नहीं कि अभी तो मोदी अलग है, डीवाई चंद्रचूड़ अलग है। उस समय मोदी भी वही है, मोदी ही डीवाई चंद्रचूड़ भी है, मोदी ही प्राइम मिनिस्टर भी है, मोदी ही पार्लियामेंट भी है, सभी। तो ऐसा क्या हो जाए? ऐसा अब नहीं हो सकता ना। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती है, डिवीजन ऑफ पावर होती है, हॉरिजेंटल वर्टिकल डिवीजन। तो लिखिए जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। लिखिए द सुल्तान वाज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ दिल्ली सल्तनत। द सुल्तान वाज द हाईएस्ट judicial authority of Delhi Sultanate. He was a perfect autocrat. He was a perfect autocrat. Autocrat मतलब जो अपनी इच्छा से शासन चलाता है। ऑटोक्रेट स्वयं मतलब किस, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है, उसके ऊपर केवल बंधन क्या है? जो कुरान है, कुरान के अनुरूप से शासन चलाना है। ही वॉज अ परफेक्ट ऑटोक्रेट विद वाइड पावर्स इन हिज हैंड्स, विद वाइड पावर्स इन हिज हैंड्स। और डिपार्टमेंट तो उनका पीछे लिख दिया है, दीवान कजा, जो काजी वाला है, ठीक है, वो ये मामला देखता है, रिलीजियस मामला, और सुप्रीम अथॉरिटी सुल्तान के पास है। ये हो गया सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट। थर्ड, अब हमें देखने टैक्सेस, 5 प्रकार के टैक्स लगाएंगे। हेडिंग डालिए रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्व प्रशासन। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया ना आपने, और पहले आपने क्या देखा? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अब आइए रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में एक तो साइड में लिख देना इक्ता सिस्टम, वो मैं पहले समझा चुका हूं। इक्ता सिस्टम यानी ग्रांटिंग द लैंड्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, ये तो याद है ना, इक्ता। सेकंड लिखिए इसमें, सेकंड पॉइंट, द फिस्कल पॉलिसी ऑफ दिल्ली सल्तनत prescribed 5 kinds of taxes. The fiscal policy of Delhi Sultanate prescribes 5 kinds of taxes. 5 प्रकार के टैक्स, 1 2 3 4 5 करके ध्यान से लिखना। सबसे पहला टैक्स लिखिए जकात। अब ये डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, जकात, खम्स, ये क्या था? सब टैक्स हैं। ZAKAT, जकात। उसके आगे लिखिए डैश करके जकात के आगे, इट वॉज अ रिलीजियस टैक्स it was the religious tax paid by the Muslims for the benefit paid by the Muslims for the benefit and welfare and the welfare of their own community people, मतलब Muslim people. Of their own community people, full stop. It was charged at the rate of 2 से 2.5. It was charged at the rate of 2 to 2.5 of the actual income or property. तो ये एक अच्छा माना जाता है। जकात टैक्स मतलब मुसलमानों के लिए अनिवार्य था ये। और याद रखना, अगर कभी स्टेटमेंट आए जकात वाज इम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम्स या हिंदूज, या दूसरा नो, जकात किस पे था? हिंदुओं पे। कौन सा था? जजिया। वेरी गुड। नेक्स्ट लिखिए सेकंड, खराज।
KHARAJ, खराज। लिखिए, इट वॉज द टैक्स which was a kind of land revenue, which was a kind of land revenue, and generally it was charged, at the rate of 1/3 of the agricultural produce. 1/3 of the agricultural produce. तो पहला आपने पढ़ा जकात और दूसरा आपने क्या पढ़ा, खराज। जकात किस प्रकार का टैक्स है, वेलफेयर टैक्स है, किस पर लगता है, मुस्लिम्स पर। खराज कैसा टैक्स है, रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू टैक्स है, और कितना है, रेट क्या है इसका, 1/3, उसका रेट 2 से 2.5 ऑफ द एनुअल इनकम। नेक्स्ट, खम्स, KHAMS, खम्स, थर्ड टैक्स है खम्स। लिखिए, इट रेफर्स टू द स्टेट्स शेयर ऑफ द बूटी एक्वायर्ड, लूट का माल आता था ना जो, इट रेफर्स टू द स्टेट्स शेयर ऑफ द बूटी एक्वायर्ड, BOOTY, booty acquired by the soldiers in the course of war. By the soldiers in the course of war. It was around 1/5, यानी 100 रुपए है तो उसका 20, 1/5, 20 तो हुआ, 1/5 ऑफ द वॉर बूटी, 1/5 ऑफ द वॉर बूटी। तो ये बूटी बूटी तो आप ना भी याद रखो, पर इनके नाम याद रखना, बूटी, वॉर बूटी, BOOTY। नेक्स्ट, जजिया, JAZIYA, जजिया टैक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Who was the first ruler who imposed jizya in India? Who was the last ruler who finally eradicated jizya from India? Not Akbar. No. रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह। नेक्स्ट, जजिया। आगे लिखिए, अ टैक्स चार्ज फ्रॉम हिंदूज, मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी, अ टैक्स चार्ज फ्रॉम हिंदूज in their capacity as जिम्मीज। क्या होता है जिम्मी, जो नॉन मुस्लिम हो गया। आप अपना जिम्मी गाड़ी, आप अपना रिलीजन फॉलो कीजिए, बट टू फॉलो योर रिलीजन और टू परफॉर्म योर रिचुअल्स यू हैव टू पे टैक्स टू द रूलर, बिकॉज रूलर इज नॉट हिंदू, रूलर इज मुस्लिम। तो लिखिए, it was a tax charged from Hindus in their capacity as jimmis, ZIMMIS, jimmis. Last, usher, last लिखिए usher, USHAR, usher, USHAR, usher। लिखिए, it was a land tax, it was a land tax collected from, it was a land tax collected from Muslim peasants, USHAR, usher, land tax collected from Muslim peasants। तो ये याद रखना है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, खम्स, खराज, जकात, जजिया, उशर, दीज वर डैश। अब वो लेके पोर्ट सिटीज, टैक्सेस, क्या थे ये। तो अभी भी आप देखते हो इस तरह से क्वेश्चन बनते रहते हैं, so you have to remember। अब एक बार पूरा रिवाइज कीजिएगा इसको।
पूरा रिवाइज कीजिए स्टार्टिंग से। कहां से? पीछे से, जब से इस्लाम की बिगिनिंग हुई, फर्स्ट क्लास पढ़ी थी जो हमने, प्रॉफिट मोहम्मद का टाइम पीरियड से, मक्का मदीना, इस्लाम की 3 पवित्र साइट बताई थी। मक्का मदीना की एक नई खबर आई अभी, वहां पर चल रहा था, ये देखो, हज। हज के दौरान अत्यधिक गर्मी से 550 की मृत्यु। बहुत भयंकर गर्मी होती है ना, तो पूरा डेजर्ट एरिया है सऊदी अरेबिया। और उसमें सबसे ज्यादा जो मारे गए वो कौन थे? इजिप्शियन, क्योंकि वो छुप छुप के चले जाते हैं वहां। सऊदी अरब गवर्नमेंट वहां तैयारी पूरी रखती है, सऊदी अरब गवर्नमेंट बहुत बड़ी व्यवस्था करती है, पर हर देश का कोटा होता है, कितने लोग आएंगे, इतने लोग आएंगे। अब कुछ लोग वैसे ही चले जाते हैं वहां, गर्मी इतनी तगड़ी है वहां। जल्दी से रिवाइज करिए भाई, भाई पूछूंगा मैं क्वेश्चन। हम्म। किसमें? हाँ वो ना, इसमें तो मैंने मेन लिखा है, जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन वाले, वो पर्टिकुलर रूलर के हो गए। कहाँ से आते हो बेटा आप? कहाँ से आते हैं? मुहकमपुर। मुहकमपुर तो उधर हुआ है, शिमला बाईपास से अंदर, है ना? हाँ। पॉलिटेक्निक भी है मेरे ख्याल में वहां पे कोई, माजरी माफी से अंदर पॉलिटेक्निक है, पिथू वाला, पिथू वाला। हाँ आईएसबीटी वाला साइड तो है। और एंशंट इंडिया आपका याद तैयार है पूरा? रिवाइज करते रहते हैं एंशंट इंडिया को। जरा इनका ऑर्डर बताइएगा। भारत में आने वाले जो इस्लामिक इन्वेडर्स हैं, उनमें कौन पहले है, फिर कौन बाद में, कौन बाद में, कौन बाद में? अरे अपने कॉपी में लिखो सभी, क्या है, क्या क्रम सही है। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी,
अहमद शाह अब्दाली, बाबर, नादिर शाह, तैमूर लंग। देखो मानव को खुद करने दो। आपने लिख दिया, तो आप दूसरा क्वेश्चन लिखो तब तक। देवल पोर्ट कहां पर स्थित है? देवल पोर्ट, एंशियंट देवल पोर्ट कहां पर था? और सिंध में कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी ड्यूरिंग द अर्ली इस्लामिक इन्वेजन? विच डायनेस्टी वॉज रूलिंग ओवर सिंध? ए कोई बोलेगा नहीं। विच डायनेस्टी वॉज रूलिंग ओवर सिंध ड्यूरिंग द अर्ली इस्लामिक इन्वेजन? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने क्या बोला? देवल बंदरगाह, देवल पोर्ट कहां पर है? और डायनेस्टी ऑफ सिंध। थर्ड क्वेश्चन लिखिए। थर्ड, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद साहब? व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद साहब? उनका पूरा टाइम पीरियड, उनकी लाइफ जो है पूरी। एंड इन विच पीरियड ही लेफ्ट मक्का एंड वेंट टू मदीना? मक्का से मदीना की उन्होंने जो यात्रा की, वो किस वर्ष की? उसी से इस्लामिक जो हिजरी कैलेंडर है, हिजर बोलते हैं ना इसे, हिजरी कैलेंडर स्टार्ट होता है। लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, देवल पोर्ट कहां पर है? कहां पर था एंशिएंट देवल पोर्ट? देवल बताओ, एक ताम्र लिप्ति भी बताओ। ताम्र लिप्ति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक देवल पोर्ट है और एक एंशिएंट है ताम्र लिप्ति पोर्ट, ये भी बताना। और मैंने टेलीग्राम में भेजा हुआ है कल कंटेंट, उसमें सारे पोर्ट्स जो बना देना कॉपी में। और जो लोग टेलीग्राम में नहीं है उनको मैं बता दूं, चैनल पे जाना, टेलीग्राम में यहां जाना, एडुएट लर्निंग, वहां सब्सक्राइब कर लेना। वहां पर कुछ कुछ कंटेंट आएगा, उसको कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, एडुएट लर्निंग। और ये है, ठीक है बच्चे, लिख दिया क्वेश्चन 2? क्वेश्चन 3 लिख दिया? क्वेश्चन 3 क्या था? ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्थ, अगला। अगला आपको मेरे को बताना है, शका, विक्रमी, गुप्त और हर्षा संवत कैलेंडर, 4 कैलेंडर एंशिएंट इंडिया के, ये भी पढ़ा रखे हैं। शक संवत, विक्रमी संवत, हर्ष संवत और गुप्त संवत, इनकी शुरुआत कब कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस्लामिक कैलेंडर तो आपको पता लग गया, मिडाइवल इंडिया में ये। और फिफ्थ, फिफ्थ, ट्राई पार्टाइट, अर्ली मिडाइवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल किनके बीच में हुआ और कौन इस पे विजय हुआ और किसके लिए था ये लड़ाई? ट्राई पार्टाइट, फटाफट कीजिए अब तुरंत। शक संवत, विक्रमी संवत, गुप्त संवत, हर्ष संवत।
आपकी 3 दिन किस चीज की क्लास होती है इस टाइम पे? जनरल साइंस इस पीरियड में। इसके बाद शुरू के 3 दिन ज्योग्राफी होती है, और बाकी 3 जो उसके बाद टाइम होता है। ज्योग्राफी में कहाँ पहुंच गए आप लोग? तो लिथोस्फीयर वगैरह पढ़ रहे होंगे, एस्टेनोस्फीयर, सियाल सीमा निफे, क्रस्ट मेंटल कोर। कर लिया? चलो भाई, अब तक तो हो जाना चाहिए। हाँ भाई, कौन बता, आप बता रहे थे बेटा, है ना? सबसे पहले आप बता रहे थे, सबसे पहला कौन है इनमें? मोहम्मद बिन कासिम। कुछ टाइम पीरियड का आइडिया? रफली रफली 712, 712 एडी। बहुत बढ़िया। किसका भतीजा था? किसने? अल हज्जाज, गवर्नर ऑफ बगदाद। वेरी गुड। देन देन अच्छा, इसने किसी राजा को हराया था लोकल? दाहिर सिंह। कौन सी डायनेस्टी? चाच डायनेस्टी। आगे तो और लंबी कहानी है, उसकी बेटी भी थी। चाचा नहीं, चाचा लिखते हैं चाच डायनेस्टी, बताया था आपको। आगे उसकी 2 बेटी थी, लाडी रानी, रानी बाई, रानी लाडी, और वो ले गया था उनको। वो एक पूरी कहानी है, बट वो भी आपके काम की नहीं है। नेक्स्ट, बाद में उसको ही फंसा देती हैं, उसको ही फंसा देती हैं, और उसको मार दिया जाता है। इसको कासिम, ये छोटा सा लड़का था, 16-17 साल का। चलिए नेक्स्ट, ये तो चलो पहला हो गया। इसके बाद दूसरा, गजनवी। गजनवी का जो आक्रमण है, 16वां आक्रमण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर। तो ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद कौन आएगा थर्ड नंबर पे? फर्स्ट वाला, गौरी। गौरी का वैसे सबसे पहला 1175 का, लेकिन इंपॉर्टेंट है तराइन का युद्ध 1191, 1192। गौरी के बाद कहां गया हो? हाँ, तैमूर लंग। ये आपको पता है दिल्ली सल्तनत के बीच में है। फिर 5वें नंबर पे बाबर, ना अहमद शाह अब्दाली नहीं, बाबर। बाबर, बाबर आ गया। बाबर के बाद, उसके बाद नादिर शाह। नादिर शाह, ये मोहम्मद शाह रंगीला का जो पीरियड था उस समय। नादिर शाह, नादिर शाह ईरान, ईरान से। और फिर अहमद शाह अब्दाली, ये इसके साथ आया था अहमद शाह अब्दाली, पहले नादिर शाह के साथ, और बाद में अहमद शाह अब्दाली अकेले आया। और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। और याद रखना है आपको, अहमद शाह अब्दाली इतना इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है फादर ऑफ अफगानिस्तान। क्या बोला जाता है? जैसे फादर ऑफ इंडिया महात्मा गांधी, फादर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना, फादर ऑफ बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान, फादर ऑफ अफगानिस्तान अहमद शाह अब्दाली। वो हीरो मानते हैं इसको अपना, हमारे इन्वेडर था अहमद शाह, है क्या? अहमद शाह अब्दाली, ध्यान रखना है, नाम याद रहेगा। ये 4 मैंने आपको नाम बता दिए। ये सब रूलर्स, आप रूलर्स क्या, इन्वेडर्स याद रखना है। इनमें से डायनेस्टी स्टार्ट किसने की हमारे यहाँ पर? किसने? बाबर। बाकी तो सब चले गए थे, बाबर इंपॉर्टेंट भी है। बाबर हालांकि 4 साल ही वो रहे, लड़ाई होती रही, चौथे साल उनकी डेथ हो गई। बाद में हुमायूं आएगा। एक बारी के लिए मुगल एम्पायर स्टार्ट होते होते खत्म भी हो गया था, शेर शाह सूरी निकल गया था एक बड़ा राजा। पर शेर शाह सूरी के जो सक्सेसर्स थे वो उतने कैपेबल नहीं निकले। बाद में दोबारा अकबर ने फिर एक्सपेंशन की पॉलिसी अपनाई, और अकबर ने कंसोलिडेट भी किया। अकबर ने राजपूतों के साथ जो मैट्रिमोनियल अलायंस की, दैट इज व्हाई दे गॉट सक्सीड इन इंडिया। और अकबर के ही, वो आप समझ लीजिए, उसने जो मेहनत की उसका आगे फल जो मिला वो किसको मिला? जहांगीर और शाहजहां। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आप देखते हो बहुत तगड़ा काम हुआ। लेटर ऑन औरंगजेब। वैसे औरंगजेब आप देखिए, औरंगजेब के 2 चेहरे हैं। इस्लामिक दृष्टि से आप देखें तो औरंगजेब इन सब में ना अकबर से भी ज्यादा मानते हैं लोग औरंगजेब को, क्योंकि एक बिल्कुल प्योर इस्लामिक, इस्लाम के हिसाब से चलने वाला था।
वो ऐसे शो ऑफ नहीं करता था, ऐसे नाच गाना और ये ऐसे मदिरा वदिरा, बिल्कुल कट्टर प्योर इस्लामिक जो आपका होता है। लेकिन उसकी पॉलिसीज कुछ ऐसी थी कि उसने अपने बहुत सारे दुश्मन बनाए, मराठाओं से, सिखों से, जाटों से लड़ाई, सबसे लड़ाई। तो उसकी डेथ के तुरंत बाद भारत की स्थिति अजीब सी हो गई और तब अंग्रेजों को यहां लाभ मिल गया। यही तो हुआ। तो ये तो आपको ध्यान रहेगा। उसके हालांकि वो जब तक जिंदा था तो उससे ये भी डरते थे, यूरोपी पीट देता था वो। ठीक है, ऑरेंज। नेक्स्ट, अब है मोहम्मद साहिब। मोहम्मद साहिब का टाइम पीरियड आपको पता ही है, बताओ किसने लिखा? 570। अच्छा, देवल, देवल पोर्ट कहां है? सिंध। और सिंध की राजधानी क्या है आज? कराची। सिंध की राजधानी कहां है? कराची। कहां है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान का इकोनॉमिक कैपिटल है कराची। हमारा मुंबई, पाकिस्तान का कराची। जैसे लिए हमारे लिए मुंबई है, उनके लिए कराची है। बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका बंदरगाह है सबसे बड़ा, हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई, उनका कराची पोर्ट है। और उनके जब कराची उनको मिल गया तभी तो हमने बनाया था आगे अपना कांडला पोर्ट, गुजरात, कांडला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, कराची उनकी कैपिटल भी रहा है। अभी तो इस्लामाबाद, देखो नाम है उसका इस्लामाबाद, ऐसा कोई हिंदुस्तान में शहर था? इस्लामाबाद मतलब इस्लामाबाद, इस्लाम आबाद, इस्लाम जैसे बोलते ना, प्रधानमंत्री जिंदाबाद, राष्ट्रपति इस्लाम आबाद, ये नाम का शहर बनाया इस्लामाबाद। पाकिस्तान की सरकार ने 1900, जब हमारे यहाँ 1950 में चंडीगढ़ बन रहा था, चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी, वहां 1960 के दशक में बना इस्लामाबाद। कैपिटल शिफ्ट हो गई उनकी इस्लामाबाद। पर उनकी पहले, ये क्वेश्चन कहीं मैंने पढ़ा था कि पाकिस्तान की शुरुआती समय में कैपिटल क्या थी देश की? कराची। ये ध्यान रखिए, क्या थी? कराची। कराची आज किसकी कैपिटल है? सिंध की। पंजाब की कैपिटल क्या है? लाहौर। पंजाब की कैपिटल क्या है? लाहौर। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, सिंध डायनेस्टी कौन सी थी? चाच, ब्राह्मण डायनेस्टी थी चाच। राजा थे दाहिर सेन। राजा क्या थे? दाहिर सेन। प्रॉफिट मोहम्मद साहिब का टाइम पीरियड एडी ना, बीसी तो नहीं है कोई? एडी से लेकर कहां तक? 632। और और दूसरी बात, प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने जो मक्का से मदीना की यात्रा की थी, जो अभी हज में भी इंपॉर्टेंट, हज में जाते हैं ना, 622। तीसरी बात, इस्लाम में 3 इंपॉर्टेंट साइट्स कौन सी हैं? हाँ, जेरूसलम में कौन सी मस्जिद है? अल अस्का। कौन सी मॉस्क है वहां? अल अस्का। एक्चुअली यरूशलम या जेरूसलम को ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं आप, क्योंकि हिब्रू में अलग जाता है प्रोनाउंसिएशन। हिब्रू लैंग्वेज कौन बोलता है? आप बताइए, हिब्रू कहां की लैंग्वेज है? इजराइल की। इजराइल में कौन लोग हैं? ज्यूज। एक चीज, जब आप ये रिलीजन पढ़ रहे हैं तो एक चीज जान लीजिए, इधर ध्यान से देखो। यहां पर जो हम रिलीजन की बात करते हैं ना, तो दुनिया में आप बताइए मुझे, दुनिया में सबसे ज्यादा रिलीजन कौन सा फॉलो होता है? क्रिश्चियनिटी। सबसे ज्यादा है क्रिश्चियनिटी। सेकंड नंबर पे कौन आता है? हाँ, इस्लाम। थर्ड नंबर पे आता है हिंदुज्म। ठीक। अब इनकी एंशियंटिटी की बात करें तो कैसे डिवाइड किया जाता है इन्हें पढ़ने के लिए? एक होते हैं अब्राहमिक रिलीजन और एक होते हैं नॉन अब्राहमिक और नॉन अब्राहमिक। ये बात आप ध्यान रखिएगा। धर्मों को 2 प्रकार से बांटा गया है मैडम, ध्यान से देखिए। एक है अब्राहमिक और नॉन अब्राहमिक। याद कीजिए जरा। वैसे रिलीजन का कहीं ना कहीं कंसेप्ट एक ही जगह जाता है। अब्राहमिक रिलीजन वो रिलीजन है, सभी लोग ध्यान से देखें, जो ये मानते हैं, जो ये मानते हैं कि, अब ये देखो, अब्राहम, मूसा, या ना अलग 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 इनके समय पर प्रॉफिट्स आए। मुसलमान से भी किसी से पूछोगे, वो ये बोलेगा कि प्रॉफिट मोहम्मद वाज द लास्ट प्रॉफिट। लेकिन वो पता नहीं और कितने प्रॉफिट बताते हैं। वो ये बताते हैं कि हमारे बहुत सारे पहले प्रॉफिट आए हैं। अब आपको ध्यान रखना है, हजरत ईसा, अब ईसा मसीह को भी प्रॉफिट बताते हैं अपना। अब देखो, रिलीजन में भी बहुत सारे अलग अलग बातें हैं। अब्राहमिक रिलीजन वो है जो कि पर्टिकुलरली किसी एक किताब के इर्द गिर्द घूमते हैं पूरा। दूसरा,
ये लोग मानते हैं कि पहला व्यक्ति एडम था, एडम। अब ये एडम और ईव की जो हम कहानी पढ़ते हैं, जो खासकर बच्चे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े हैं, इंग्लिश स्कूल में, वो एडम ईव सुनते हैं। एडम का ही नाम आदम है और वो ईव हो गई हवा। अब जैसे इस्लाम वाली साइड आया तो आदम हवा हो गए, और हो गए वो एडम और ईव। तो ये जो रिलीजन है ना, आपस में कितना लड़ रहे हैं, कितने लोग वहां फिलिस्तीन में, और वो देखो मार रहे हैं एक दूसरे को, है ये सब एक। सबसे पहले इनमें जो आया अब्राहमिक रिलीजन, वो है ज्यूज का। मुसलमानों में, ईसाइयों में और ज्यूज में सबसे पहले यहूदी लोग, ज्यूज। ज्यूज के बाद जो आए, मतलब जो टाइमलाइन है, वो है क्रिश्चियंस, ईसाई, ईसाई। और इनके बाद जो आए वो है मुस्लिम्स, इस्लाम। तीनों में क्या कॉमन है भाई? तीनों में कॉमन है, तीनों अब्राहमिक रिलीजन है, अब्राहमिक रिलीजन। वो अलग बात है कि क्रिश्चियन और इस्लाम के बीच में तनाव रहता है, पर वो पीछे 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 जाए तो उनकी एंसेस्ट्री हिस्ट्री एक जाएगी। क्रिश्चियन और ज्यूस के बीच में तो अब नहीं, अब तो ये एक हो गए, वरना तो एक बात सुनो, हिटलर ने तो कितने ज्यूस को मारा, कितने ज्यूस को उसने गैस चैम्बर में भर भर के मारा, वो कैसा। और ये क्रिश्चियन आजकल ज्यूस का साथ दे रहे हैं, सारा अमेरिका इजराइल के पीछे खड़ा है, तभी इजराइल देखो। और पैलेस्टीन और इस्लाम, इस्लाम जो है वो बाद, पर इस्लाम की एक बड़ी बात है, बहुत तेजी से फैला दुनिया में। तो ये असली जो लड़ाई है दुनिया में, वो वास्तव में इन दो रिलीजन के बीच में है, अपनी सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करने को लेकर। इंडिया एक अलग कंट्री हो गया, पर इंडिया का अलग ही दुनिया है। यहाँ का मेजॉरिटी रिलीजन क्या है? हिंदुज्म। ना वो इस कैटेगरी में है ना इस कैटेगरी। अब बाकी रिलीजन आ गए नॉन अब्राहमिक। नॉन अब्राहमिक में आते हैं भाई, यहाँ अब्राहिम इब्राहिम इनको नहीं, हमारे देखो इनके यहाँ ये है कि ईश्वर, ईश्वर के दूत के रूप में हम बात कर रहे हैं। हमारे, हमने बोला कि खुद ही ईश्वर जन्म लेता है। रामकृष्ण को ये नहीं बोला कि भगवान के दूत हैं, ये बोला ये स्वयं ही भगवान है। और यहां पर कौन से रिलीजन आ गए? जैसे हिंदुइज्म, एक पड़ोस का रिलीजन था, खत्म हो गया, ईरान। ईरान में रिलीजन था पारसी, जोरेस्ट्रियन बोलते हैं। ये लोग भी फायर वर्शिपर थे। क्वेश्चन आया था कि वैदिक रिलीजन, याद कीजिए, जिंद अवेस्ता, मैंने एक बुक बताई थी, जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद कंटेम्प्ररी है। ईरानियों का जो मेन रिलीजन था वो पारसी थे। लोग पारसी को ज्यूज समझ लेते हैं, ज्यूज को पारसी समझ लेते हैं। पारसी अलग है, ज्यूज अलग है, वो इब्राहिमिक रिलीजन। पारसी फायर वर्शिपर होते हैं। रतन टाटा लोग जो, रतन टाटा लोग जो है, ये पारसी लोग हैं। समझ रहे हैं आप? पर्शियन। तो हिंदूज हो गए। इसके अलावा अब जैसे यहां से इतने सारे निकले हिंदू से ही, बौद्ध, जैन, 63 हमने बताया था ना उस टाइम आपको, जो सेक्ट निकला, आजीवक सेक्ट निकला। इसके अलावा कॉन्फ्यूशियस रिलीजन चाइना में आप देखिए, बहुत सारे अलग 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 रिलीजन निकले, वो एशियन रिलीजन है। क्या है? एशियन। इनमें काफी डोमिनेंट है हिंदुज्म, बुद्धिज्म। तभी तो भगवान महावीर को, भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया बोलते हैं। बुद्धिज्म काफी पॉपुलर है, लाइट ऑफ एशिया। और अभी देखो कितना भयंकर है बुद्धिज्म। अमेरिका की नैन्सी पॉलिसी आ रखी है आजकल, और दलाई लामा के साथ उनकी मुलाकात हुई। आप लोग अखबार पढ़ेंगे तो आपको पूरी दुनिया का पता तो लगेगा कि क्या हो रहा है। दलाई लामा, जानते हैं दलाई लामा? दलाई लामा के साथ उनकी मुलाकात हुई है, और दलाई लामा के साथ मुलाकात से चीन चिढ़ गया है। हमारे यहाँ ये देखिए, ये नैन्सी पॉलिसी है, दलाई लामा है, बुद्धिस्ट गुरु है, बहुत बड़े बुद्धिस्ट, आप जानते हैं ना, तिब्बतियन गुरु। और ये नैन्सी पॉलिसी, एक चीन नीति को बदल सकता है अमेरिका, भारत की सतर्क नजर। यानी कि तिब्बत कार्ड खेलने लगा है अभी यूएस से। तिब्बत को अब, अभी हम भी ये मानते हैं तिब्बत इज द पार्ट ऑफ चाइना, ये हमने शुरू में नेहरू जी के समय माना, जो भले हमारी वो गलती रही है नहीं रही, लेकिन आज आप समझिए एक नई पॉलिसी स्टार्ट हो रही है वर्ल्ड में, कि अभी अमेरिका और चाइना की बनती नहीं है, नहीं बनती बिल्कुल भी। और चाइना को थोड़ा सा परेशान करने के लिए अमेरिका, ताइवान ताइवान चिल्ला रहा था चाइना, अमेरिका ने कौन सा कार्ड खेलना शुरू कर दिया? तिब्बत। और अमेरिका की संसद से कानून पास हो गया, कांग्रेस बोलते हैं वहां, बाइडेन ने साइन करना है। चीन कितना तिल मिला, अब देखना इनकी कितनी जवानी जंग छिड़ेगी, चिल्लाएंगे एक दूसरे के ऊपर। हमें बस मजा लेना है अभी, हमें शांति से बैठ के देखना है, क्योंकि हमारा क्या जा रहा, हो हमारी धरती में रहा, एक भी हमारा कोई फोर्थ क्लास कर्मचारी भी नहीं गया वहां, पर हो कहां रहा है? धर्मशाला में। आपको पता है ना, तिब्बत की सरकार चलती है हमारे यहाँ से, गवर्नमेंट इन एग्जाइल। यहाँ गए आप बुद्धा टेम्पल में, वहां एक लिखा है पंचन लामा, वो किडनैप कर रखा है चाइना ने।
जो अगले वो होने थे ना, दलाई लामा। दलाई लामा कोई नाम नहीं होता, दलाई लामा पोस्ट होती है। दलाई लामा का जो पद मिलना था वो चाइना ने पहले ही वो कर रखा है। चाइना बोलेगा रहा है कि हम बनाएंगे, हम बताएंगे कौन है दलाई लामा। तो तिब्बत कार्ड एक बहुत तगड़ा है, और तिब्बत वाला मामला ऐसा हो जाए, वैसे चाइना हमारा पड़ोसी नहीं है, चाइना हमारा पड़ोसी तो तिब्बत है। तिब्बत अगर फ्री तो नहीं होगा वो, पर ऐसा कोई साइकोलॉजिकल भी डर चाइना के मन में डाला जाता है, तो वो हमें भी तो चिढ़ाता है। अरुणाचल पे दावा करता है, लद्दाख पे करता है। तो थोड़ा सा अभी ये आनंद लेने का समय है ना, अमेरिका और चाइना के बीच में। ये हमें आनंद लेना, हमें बोलना कुछ नहीं है अभी, ठीक है, कुछ स्टेटस नहीं लगाना इसके बारे में। तो ये चीज ध्यान रखनी है। हिंदुज्म, बुद्धिज्म, ये सारे रिलीजन क्या हो गए। हाँ, तो यहां पर एक कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है। बुद्धिस्ट भी इतने टेक्स्ट। हिंदुओं में देखो, किसको मानो, किसको किसको राम मान रहा है, कोई कृष्ण मान रहा है, कोई सबको ही मान रहा है, कोई गाय कोई पूजा कर रहा है, सबको, जानवर पत्थर की पूजा हो रही है, नहीं। तो यहाँ अलग रिलीजन, यहाँ तो ये दो तरह से दुनिया डिवाइड हो रखी है, अब्राहमिक रिलीजन, नॉन अब्राहमिक रिलीजन। इनके बीच में भी डिस्प्यूट्स हैं, और ऐसा मत समझिए इनमें नहीं। अभी बीच में देखो बुद्धिज्म और हिंदुज्म की लड़ाई हो जाती है, और अभी वो खालिस्तानी वाला मामला। वैसे तो सिखिज्म और हिंदुज्म बहुत इंटीग्रेटेड रिलीजन है, बट कुछ कुछ बातों में जो कुछ, अब हर धर्म में या हर उसमें मानने वाले, धर्म तो नहीं, बुरा इंसान होता है, अपने स्वार्थ के लिए धर्म का इस्तेमाल करता है, तो वहां से गड़बड़ियां हो जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। और पॉलिटिशियंस तो सबसे बड़े इसमें भारत। तो ये सारी बातें तो हो गई। अब बात करेंगे हम शका कैलेंडर। तो मुझे सबसे पीछे वाली मैडम बताएंगी शका कैलेंडर। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी। ना 57, 57 की 78, 78, 57 में क्या हुई, विक्रमी संवत। तो विक्रमी संवत 57 क्या, बीसी एडी, बीसी। और ये क्या है, 78 एडी। लेकिन अंतर क्या है, जो विक्रमी संवत है वो क्यों शुरू हो रहा है, क्योंकि शकों की जो मालवा वाली ब्रांच थी उसको परास्त करके एक लोकल किंग ने विक्रमादित्य का टाइटल लिया, और उन्हें आगरा खदेड़ दिया था, ठीक है ना, मथुरा, मथुरा खदेड़ दिया था। तो ये हो गए कौन सा संवत, विक्रमी संवत। और शक संवत कनिष्क, कनिष्क कुषाण किंग कनिष्क के राजगद्दी पर 78 एडी। थर्ड गुप्त संवत 319, चंद्रगुप्त फर्स्ट जब गद्दी पर बैठा, महाराजाधिराज परम भट्टारक की उपाधि के साथ, तो ये वाला एडी शुरू। हर्षा 606। तो ये कभी आपको मैच करने के लिए आ जाए, इनमें से एक ही बीसी का है, बाकी एडी के हैं। और हमारा नेशनल कैलेंडर कौन सा है, बनाना तो इसको चाहिए सरकार को, पता नहीं क्या इन्होंने बना रखा है ये शुरू में, इसका कोई महत्व तो इसका है ज्यादा। तो उसका कनिष्क का बना रखा, जो कनिष्क इंडिया का रूलर भी नहीं था, भले उसने बहुत वैसा काम किया, और जो इंडिया का अपना रूलर था उसके नाम का वाला उन्होंने नेशनल कैलेंडर नहीं बना रखा। अब मेरा इसमें कोई गलती नहीं है, आप ये पंडित नेहरू से पूछेगा। तो ये जो है ऐसा सिस्टम बन रखा है, ये याद रखिए, हो जाएगा आपका, याद हो जाएगा ये वाला मामला। अब लास्ट है ट्राइपार्टाइट संघर्ष। कौन बताएगा इसको, ट्राइपार्टाइट। हाँ, बिल्कुल सही बोला। कहां के लिए है ये लड़ाई, कन्नौज क्यों, कहां पे, पाल कहां थे, गुज्जर प्रतिहारास और राष्ट्र, याद है, पालास और गुज्जर प्रतिहारास एंड राष्ट्र। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, किन के बीच में हुआ। ट्री पार्टी थी, गुज्जर प्रतिहार, तीसरा पालास और राष्ट्रकूटा। कौन सी सिटी के लिए, कन्नौज। सिटी ना बोले उसे, नॉर्थ इंडिया। क्यों इंपॉर्टेंस थी कन्नौज की, इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर, इट वाज अर्लियर द कैपिटल ऑफ हर्ष एम्पायर, बिफोर देन मौखरी, मौखरी इसकी कैपिटल था, याद है, मौखरी रानी राजश्री जिसके पति की हत्या हो गई थी, याद है कि नहीं है। तीसरा, ये क्या है, सिल्क रूट पे पड़ने वाला क्षेत्र था कि नहीं था। तो कन्नौज बहुत इंपॉर्टेंट। कौन जीता था इस पूरे सिस्टम में, पाल, गुज्जर प्रतिहार। कौन जीता था, गुज्जर प्रतिहार। अच्छा, पालास का संस्थापक कौन था,
फर्स्ट गोपाला कौन था, और उन्हीं की डायनेस्टी में आया धर्मपाला, और धर्मपाला ने क्या बनाया, कौन सी यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला। याद रहेगी बात, इंपॉर्टेंट है। तो ये राष्ट्रकूटा संघर्ष, तो याद रखिए भाई, देखो पढ़ने का मतलब ये है कि याद भी तो रहे, और फिर तो नई बातें पढ़ेंगे, तब तक हम कॉर्नवालिस में पहुंचेंगे और तुम भूल जाओगे अलाउद्दीन खिलजी को, फायदा क्या। क्योंकि हम जब यहां पहुंचे तो तुम भूल गए होंगे पीछे वाले। भूलना नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, वो हमसे भी हो जाता है, बट इतना सारा डेटा रहता है तो थोड़ा से सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, हो जाएगा क्लियर। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, कल हम मुगलों में पहुंचेंगे। मुगल्स, अब मुगल इंटरेस्टिंग भी है काफी, मुगल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, इतना याद करके आएंगे आप लोग। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।